स्टार्ट। ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम। ओके, फिर से मैं देख रहा हूँ कि जो नए स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए हैं वो ठीक है, कोई नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय जूम क्लासेस। अगर आप ये क्लास पहली बार देख रहे हैं तो मैं बता दूं, मैं डेली शाम को 7 से 8 में एफएमडी पढ़ाता हूँ। अगर आपको इस क्लास को लाइव देखना है तो क्लास का लिंक जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल द होम मेडिकोस पे मिल जाएगा। ओके। और अगर आप इस क्लास की रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो जो है आप रिकॉर्डिंग भी जो है आपको यूट्यूब पे मिल रही है। अगर ये रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो मैं आपसे चाहूंगा कि अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज दे सकते हैं ताकि मैं इस क्लास को आगे कंटिन्यू करूं, या जो भी है, ठीक है। अभी तक मैं बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ा चुका हूं, आज से मैं नया टॉपिक शुरू करूंगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन होता क्या है और हम करते क्यों हैं, ठीक है। ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, ह्यूमन मतलब यानी कि एक इंसान का, आइडेंटिफिकेशन यानी कि हम लोग उसकी पहचान करें। यानी कि ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन में क्या है कि हम लोग किसी भी इंसान की पहचान कर रहे हैं। फॉरेंसिक्स जो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं उसमें हमारा काम यही होता है ना कि हम लोग है ना आइडेंटिफिकेशन करते हैं, मतलब कोई भी मान लो क्राइम से रिलेटेड या फिर किसी और चीज से रिलेटेड, है ना। तो हमारा फॉरेंसिक्स में हमारा मेन पर्पस क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन करना, ठीक है। तो ये जो ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन है फॉरेंसिक्स का पार्ट, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि ऐसी चीजें जहां पे ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट होता है ना, उस वो चीज हम लोग वहां पे पढ़ते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई भी मान लेते हैं कि क्रिमिनल केस था, कोई भी, जैसे किसी ने मान लो किसी को मर्डर कर दिया, ठीक है। तो भाई है ना, हम कैसे पहचानेंगे कि है ना, मान लो हमारे पास मर्डर की चाकू भी मिल गई, कि हम अब उस चाकू से कैसे पहचानेंगे कि ये जो मर्डर है किसने किया है। मान लो हमारे पास मल्टीपल सस्पेक्ट्स हैं, कि अब लेकिन पहचाने कैसे भाई, 4 सस्पेक्ट थे हमें उस टाइम पे वहां मौके पे मिले, लेकिन अब हम इस चीज को कैसे पहचानेंगे कि इन चारों में से जो है किसने मर्डर किया था, ठीक है। या किसी ने मान लो गोली मार दी थी, किसी ने जो है ना कुछ और कर दिया था, तो हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो सारा का सारा जो है ना चीजें आ जाती हैं, वो आ जाती है अंडर एक सिंगल हेडिंग ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन के अंदर, ठीक है। तो उसको हम लोग ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन के थ्रू पहचानेंगे। ओके। तो सिंपल सी चीज ये होती है कि ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, ये तो हमने समझ लिया। और क्यों करते हैं, ये भी क्यों करते हैं हमने बात की ना कि हम इस वजह से करते हैं कि कोई भी जो क्राइम है, ठीक है, उसमें जिस ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट था उसकी पहचान करने के लिए, ठीक है। इस वजह से ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन और फॉरेंसिक्स का ये मेन पार्ट होता है, ठीक है। तो और डेफिनेशन की बात करें कि डिटरमाइनिंग द इंडिविजुअलिटी ऑफ अ पर्सन, यानी कि किसी भी ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन क्यों करते हैं, जो इंडिविजुअलिटी ऑफ अ पर्सन को पता करने के लिए, यानी कि कौन सा पर्सन था ये, मतलब कौन इंडिविजुअल था, ठीक है, उसकी, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की पहचान करने के लिए करते हैं, ठीक है। फिर ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन के अंदर एक वर्ड आता है, ये लैटिन वर्ड है, कॉर्पस, कॉर्पस डेलिक्टी, ठीक है। कॉर्पस डेलिक्टी क्या होता है, देखो, जैसे कि मान लीजिए कि कहीं पे भी कोई भी चीज हुई, मान लीजिए कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हुई, मान लो किसी ने वहां पे किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है। और जब मर्डर कर दिया तो वहां पे जो बॉडी होती है, ठीक है, मर्डर कर दिया तो जिस इंसान का मर्डर हुआ वो जो उसकी बॉडी थी, है ना, उस बॉडी को हम लोग कहते हैं बॉडी ऑफ ऑफेंस, ठीक है। या और जो कॉर्पस डिलिक्टी होता है, कॉर्पस डिलिक्टी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है बॉडी ऑफ ऑफेंस। यानी कि कॉर्पस डिलिक्टी जो है किस चीज को डोनेट कर डिनोट करता है, जो बॉडी ऑफ ऑफेंस को। बॉडी ऑफ ऑफेंस मतलब, बॉडी ऑफ ऑफेंस मतलब वो चीज या फिर वो बॉडी जिसके साथ ऑफेंस हुआ है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि दो तरीके के केस मान लेते हैं, जैसे कि जैसे कि मान लेते हैं कि मर्डर केस में जिस, मान लो जिस बंदे का मर्डर हुआ तो उसकी डेड बॉडी पड़ी है, तो वो जो है वहां पे उसको हम कहेंगे बॉडी ऑफ ऑफेंस या फिर कॉर्पस डेलिक्टी, ठीक है। ये चीज हो गई। या तो फिर जो है मान लो कि कोई चोरी हुई, सेफ जो थी, तिजोरी, है ना, वो तोड़ी गई, ठीक है।
तो और उसमें से लूट मार हुई, ठीक है, तो वहां पे जो बॉडी ऑफ ऑफेंस थी या कॉर्पस डेलिक्टी थी, वो हम उस सेफ को मारेंगे, ठीक है। तो कॉर्पस डिलिक्टी क्या है? कॉर्पस डिलिक्टी एक लैटिन टर्म है जो कि डिनोट करता है बॉडी ऑफ ऑफेंस को, या बॉडी ऑफ क्राइम, या एसेंस ऑफ क्राइम, यानी कि जिस चीज के साथ, जिस बॉडी के साथ ऑफेंस हुआ है, क्राइम हुआ है ना, उसको डिनोट करता है कॉर्पस डिलिक्टी, ठीक है। बच्चों समझ में आया ना कॉर्पस डिलिक्टी का मतलब क्या होता है? जो मैंने समझाया कॉर्पस डिलिक्टी, एक्चुअली में क्या है ना, ये जो ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन वाले में क्या है ना, कि इसमें थोड़े से ऐसे टिपिकल से टर्म मिल जाते हैं जो कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करना या समझना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। और समझ में आया ना? बस एक बार मुझे यस करके बता दे कोई भी। कोई भी प्लीज मुझे चैट बॉक्स में यस करके बता दे, ताकि मैं ना आगे कंटिन्यू कर सकूं, अगर आप ये क्लास देख रहे हैं सच में। ओके 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 ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू। बस यही है कि मुझे यही जानना होता है कि भाई हाँ, आप लोग सच में क्लास में प्रेजेंस है या नहीं, ठीक है। ओके, ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन में अब बात करते हैं कि ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन में जो है मतलब क्या क्या चीजें होती हैं। तो ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन इंक्लूड्स, ठीक है, सबसे पहली चीज पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बॉडी और डेड बॉडी, यानी कि विक्टिम, और प्रूफ ऑफ डेथ बाय क्रिमिनल एक्ट ऑफ एक्यूज्ड, ठीक है। मतलब जो आइडेंटिफिकेशन जो होता है, मतलब ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन में क्या है, हम यस सर, ठीक है, ओके। तो ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है कि हम लोग क्या क्या चीजों का वो मतलब है ना, हमें क्या क्या चीजों की स्टडी करते हैं, क्या क्या चीजों का। तो सबसे पहली चीज तो भाई जो पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डेड बॉडी, वहां पे जो डेड बॉडी है हम लोग है ना उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, यानी कि जो विक्टिम है, कि भाई जिसकी मौत हुई वो कौन था, पुरुष था या मेल था या फीमेल था, कितने एज की थी, है ना, मतलब किस, मतलब है ना, मतलब उसका किस रेस की थी, है ना, एक्स वाई जेड मान लो, वो सारी की सारी चीजें उस डेड बॉडी से रिलेटेड, एक तो वो स्टडी करते हैं। दूसरी चीज हम लोग क्या स्टडी करते हैं? प्रूफ ऑफ डेथ बाय एक्ट ऑफ एक्यूज, यानी कि हम लोग ये स्टडी करते हैं ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन में कि जो मौत हुई है, मतलब प्रूफ ऑफ डेथ, की जो है कि भाई जो मौत हुई है वो मतलब है ना कैसे हुई है ना, जो क्रिमिनल एक्ट हुआ है, मतलब देखो, अगर मान लो कोई क्रिमिनल एक्ट हुआ है ना, कि मतलब वो नेचुरल डेथ थी या अननेचुरल डेथ थी, है ना, तो और अगर अननेचुरल डेथ भी थी, है ना, तो फिर जो है भाई वो कैसे मरा, है ना, किस तरीके से मारा गया, इस तरीके की चीजें हम लोग ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन में स्टडी करते हैं। ओके, तो मतलब जो ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन के अंदर जो ब्रॉडली मेन मेन चीजें आती है ना, वो ये हम दो चीजें वहां पे स्टडी करते हैं, एक तो जो विक्टिम की बॉडी है उसको स्टडी करते हैं, है ना, और जो दूसरी चीज जो है वहां पे, और जो मान लो एक्ट ऑफ एक्यूज है, मतलब कि वो किस वजह से मरा, कैसे मरा, है ना, नेचुरल डेथ थी अननेचुरल डेथ थी, किस तरीके से, वो सारी चीजें हम लोग है ना स्टडी करते हैं, ठीक है। ओके, और आप सब लोगों को समझ में आ रहा है ना? ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा टिपिकल सा हो रहा है, कहीं ऐसा नहीं कि ऊपर से निकल रहा हो। थम्स अप करके बता दो बस मुझे, कोई भी। मेन, ओके, बढ़िया। हिजा बेटा तुम्हें समझ में आ रहा है ना? हाँ, मैं पॉज ले लेता हूँ। ठीक है, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ इसको। आज का लेक्चर में कंटिन्यू करता हूँ, बाकी ज्यादा ठीक है। और फिर आइडेंटिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर, मतलब जो ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन जो होता है वो हम लोग क्यों करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन होता क्या है ना, उससे रिलेटेड एक टर्म था कॉर्पस डिलिक्टी, वो पढ़ा हमने, है ना। फिर उसके बाद जो है हमने कुछ चीजें और पढ़ी है ना, कि उसमें क्या क्या स्टडी करते हैं, ठीक है। फिर अब जो है किस चीज के लिए जरूरत पड़ती है इसकी, ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन की, अब हम लोग वो पढ़ेंगे। तो ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर, पहली चीज तो सिविल केसेस, इसका ही जरूरत पड़ती है सिविल केसेस में और क्रिमिनल केसेस में, ठीक है। सिविल केसेस में किन किन जगहों पे है ना जरूरत पड़ती है? जैसे कि मान लो मैरिज से रिलेटेड है ना कोई केस हो, मैरिज से रिलेटेड जैसे कि किस तरीके का सिविल केस में, जैसे कि
मान लो कि दो लोगों की मान लो शादी होती है, तो जब शादी होती है तो फिर जब हम लोग कहते हैं ना कि एक रजिस्टर्ड शादी होने के बाद जो है फिर उसको रजिस्टर कराते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना रजिस्टर्ड मैरिज, देन फिर जो है वहां पे पूरा साइन वगैरह होता है, सारी की सारी थंब इम्प्रेशन वगैरह सब लगते हैं, ठीक है। तो जो रजिस्टर्ड मैरिज के केस में कि हाँ भाई जिनको मतलब है ना जिन जिन की मैरिज हुई, तो वो जो दो इंडिविजुअल्स थे वो यही थे, मान लो कभी कोर्ट में केस गया है ना वहां पे, तो हाँ कि जो मैरिज हुई थी उस टाइम पे यही दो इंडिविजुअल थे, ठीक है। बाद में मान लो कोई क्लेम कर दे कि अरे नहीं ये तो वो इंसान था ही नहीं जिससे मेरी शादी हुई, है ना, इस तरीके से भी। तो इस चीज के लिए मतलब सिविल केसेस में मैरिज के पर्पस में भी है ना, वहां पे मैरिज के कंटेक्स्ट में भी वहां पे ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के केस में भी, अब जैसे कि मान लो कि मैं था, ठीक है, कि मैंने कोई प्रॉपर्टी है ना वहां पे खरीदी, ठीक है। तो जो मान लो जब हम लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वहां पे आपने देखा होगा ना कि पूरे साइन वगैरह कराते हैं, थंब इम्प्रेशन वगैरह लेते हैं इस चीज के लिए कि ताकि पहचान हो सके ये जो प्रॉपर्टी है वो इस इंसान ने खरीदी है, ताकि कल को फ्यूचर पे मान लो क्लेम भी करता है कोई और इंसान, तो जो उसके थंब इम्प्रेशन वगैरह है ना वो सारी की सारी चीजें वो उसको बता सके कि हाँ जो प्रॉपर्टी थी वो इस इंसान की थी, ठीक है। जो इस वजह से जो है वहां पे ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे इस वजह से मतलब जरूरत पड़ता है, ठीक है। प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के केस में भी, दूसरा इंश्योरेंस क्लेम्स में भी, ठीक है। इंश्योरेंस क्लेम्स में कैसा कि हाँ भाई जो जैसे कि मान लो कि कोई पर्सन था, मान लो उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया और जो है उसकी बॉडी जो थी मतलब बहुत बुरी हालत में हो गई है ना, मतलब पूरी पूरी एक तरीके से जैसे नहीं कि स्कैटर्ड हो गई, छीथड़े उड़ गए उसकी बॉडी के, ठीक है। अब जो है भाई इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए तो भाई कि हाँ ये वही पर्सन है, ये जो बॉडी है ये उसी की है, तो वो कैसे क्लेम, उसको क्लेम करने के लिए तो पहली चीज तो ये हमें वो करना पड़ेगा ना कि हाँ ये बॉडी इसी की है ना, ये चीज बतानी पड़ेगी ना। तो उसके लिए क्या है कि वहां पे ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे क्या करेंगे भाई हम उसके थंब प्रिंट्स के थ्रू, है ना, उसके मान लो थम्स भी नहीं बचे हुए है ना, तो आइरिस के थ्रू, आइरिस पैटर्न के थ्रू वो भी नहीं बचे, तो मान लो डिफरेंट डिफरेंट है ना वहां पे, है ना, पैटर्न डिफरेंट डिफरेंट चीजों के थ्रू वहां पे उसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, तो वहां पे भी मतलब इंश्योरेंस क्लेम्स में भी है ना वहां पे ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसके बाद जैसे क्रिमिनल केस हो गया, कोई क्रिमिनल केसेस में जैसे कि मान लो कोई म्यूटिलेटेड बॉडी है, जैसे कि मान लो कि कोई किसी का सिर्फ हाथ पड़ा हुआ मिला, या तो फिर मान लो किसी को पुलिस वालों को किसी का सिर्फ आधा पैर मिला, कटा हुआ पैर मिला या कटा हुआ हाथ मिला। अब भाई उस कटे हुए हाथ से हम कैसे पहचानेंगे कि भाई ये मतलब कटा हुआ हाथ जो है वो किसका है ना। तो भाई उसमें भी काफी सारे तरीके होते हैं भाई, हम लोग डैक्टिलोग्राफी यानी कि थंबप्रिंट से या बहुत सारे उससे, तो वहां पे भी जो है ना ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन काम आता है, ठीक है। फिर क्या है, बॉम्बिंग का मान लो केस हुआ, ठीक है। भाई बॉम्बिंग के केस में कि भाई लोग तो भाई छीथड़े छीथड़े उड़ गए, है ना। अब भाई ये जो मतलब जो लाशों के पार्ट्स हैं, कौन सा पार्ट भाई किस आदमी का है, ये चीज पहचानने के लिए, ठीक है। एक्सह्यूमेशन का केस हुआ, मान लो कि भाई किसी ने किसी की लाश, एक्सह्यूमेशन मैंने आपको बताया था कि जो मर गड़ी हुई लाश होती है ना, गड़ी हुई लाश को अगर कोई खोद के निकाल देता है तो उसको कहते हैं एक्सह्यूमेशन। मान लो किसी ने किसी की लाश को खोद के निकाल दिया, अब हमें कैसे पता चलेगा भाई लाश तो क्योंकि सड़ चुकी है ना, हमें कैसे पता चलेगा ये लाश किसकी थी, तो उसके लिए भी वहां पे हम ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन की हेल्प लेते हैं, ठीक है। इम्पर्सनेशन के केस भी, इम्पर्सनेशन मतलब कि कोई भी इंसान है, जैसे कि मान लो मैं हूं संजय, ठीक है, कल को कोई और इंसान मान लो आके क्लेम करता है कि नहीं संजय ये नहीं, संजय तो मैं हूं, ठीक है। तो मैं कैसे प्रूव करूंगा कि जो है ना कि नहीं मैं ही संजय हूं, या वो कैसे प्रूव करेगा कि वो संजय ठीक है ना। तो उसके लिए भी ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। या तो फिर जैसे कि एक्सचेंज ऑफ न्यूबॉर्न्स के केस में, जैसे कि मान लो कि हॉस्पिटल में बच्चे पैदा हुए, ठीक है। अब बच्चों की अदला बदली कर दी मान लो किसी ने, तो हम कैसे पहचानेंगे कि भाई है ना कि कौन सा बच्चा किसका है ना। तो उस चीज के केस में भी वहां पे ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन की हेल्प लगती है, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा कि ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन की जरूरत जो है किन किन मतलब केसेस में पड़ती है, कहाँ कहाँ ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन किन किन चीजों में है ना इंपॉर्टेंस रखता है। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बच्चों समझ में आया ना, ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन की जरूरत है ना किन किन चीजों में पड़ती है, किन किन तरीकों के केसेस में, या किन किन केसेस में भी किस किस जगह पे वहां पे है ना ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। कोई भी
मुझे एक बार को चैट बॉक्स में बस एक बार को यस लिख दे, देन फिर मैं कंटिन्यू करूं अगर, क्योंकि मुझे कंफर्म होना चाहिए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। मैं क्या है ना कि मैं क्लास के बीच में आप लोगों से इंटरेक्ट करते रहना चाहता हूँ, ताकि ये ना लगे कल को आप लोगों को कि जो है ना कि बस है ना कि मैं वन साइडेड पढ़ा रहा हूँ। है ना, मैं चाहता हूँ कि है ना आप लोगों को भी है ना पढ़ने में इंटरेस्ट है, आप लोग भी है ना इंटरेक्ट करें। ओके, ठीक है। नेक्स्ट चीज है आइडेंटिफिकेशन पैरामीटर्स। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन पैरामीटर्स क्या होता है, यानी कि किन किन चीजों के बेसिस पे हम लोग जो है आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन पैरामीटर्स मतलब किन किन चीजों के बेसिस पे हम लोग जो है बॉडी को आइडेंटिफाई करेंगे। मतलब मान लो कि है ना कि आप जो है फॉरेंसिक्स डिपार्टमेंट में है ना, तो आपके पास एक लाश आ गई। जैसे कहते हैं ना कि अज्ञात कोई शव, हिंदी में कहते हैं अज्ञात शव। मान लो कोई ऐसी किसी पर्सन की लाश आ गई। अब जो है मान लो वो लाश को देख के आप कैसे पहचानेंगे कि वो लाश किसकी है। ठीक है, अब मान लो कुछ लोग कहेंगे कि बॉस हम तो ये देख के पहचान लेंगे कि ये लड़का है लड़की है, या तो फिर जो है कौन है। मान लो लाश एकदम जली हुई थी, प्योर जली हुई लाश थी, है ना, अब उसको आप कैसे पहचानेंगे। ठीक है, या तो फिर मान लो कंप्लीट लाश नहीं थी, मान लो लाश का कोई एक टुकड़ा ही था। मान लो कि आपको किसी बॉडी की सिर्फ फिंगर्स, कटी हुई फिंगर्स मिली। अब उन कटी हुई फिंगर्स के बेसिस पे आप ये चीज कैसे पहचानेंगे कि वो लड़का था या लड़की थी। वो जो कटी हुई फिंगर्स थी वो किसी लड़के की थी या लड़की की थी, है ना। उसमें भी वो मतलब जो है ना किस रेस का था। रेस का मतलब ये नहीं कि दौड़ने वाली रेस। रेस का मतलब ये होता है ना, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट रेसेस होती हैं, जैसे कि मान लो अफ्रीकन्स हो गई, अमेरिकन्स हो गई, है ना, और एशियंस हो गई, है ना, और जापानीज हो गई, चाइनीज हो गई, कोरियंस हो गई। मतलब डिफरेंट डिफरेंट रेसेस होती है ना कि किस रेस का था, है ना। और एज क्या थी, उस कटी हुई उंगली के बेसिस पे आप उसकी कैसे एज पता लगाएंगे। ठीक है, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी थी, कि भाई स्टैचर क्या था, कि कितना लंबा था कितना नहीं था, है ना। तो कैसे पता लगाएंगे, है ना। तो कुछ बेसिस होते हैं, है ना, कि किन किन पैरामीटर्स की बेसिस पे आप ये चीज है ना पहचानेंगे कि हाँ भाई वो कितना लंबा था, छोटा था, लड़का था, लड़की थी, कितने साल का था, कितने साल का नहीं था। तो वो सारी चीजें, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन पैरामीटर्स की बात करें तो दो तरीके के होते हैं आइडेंटिफिकेशन पैरामीटर्स में। ठीक है, पहला क्या होता है, पहला होता है इनकम्प्लीट आइडेंटिफिकेशन, और दूसरा होता है डेफिनेट आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, इनकम्प्लीट आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। इनकम्प्लीट आइडेंटिफिकेशन के पैरामीटर्स के अंदर वो आते हैं जिनसे सिर्फ मोटा मोटा एक तरीके से हम लोग जो है वहां पे पहचान कर पाते हैं। ठीक है, मोटी मोटी पहचान क्या कर पाते हैं उससे, जैसे कि मान लो कि हाँ भाई उसकी रेस क्या थी, अफ्रीकन था, चाइनीज था, अमेरिकन था, है ना, जापानीज था, या फिर कोई और भी था उस तरीके का। ठीक है, लड़का था या लड़की था ये पहचान लेंगे, चलो। एज की कि कितनी एज का था, लंबा चौड़ा कैसा था, स्टैचर मींस लंबाई चौड़ाई कैसी थी। ठीक है, तो ये आते हैं इनकम्प्लीट आइडेंटिफिकेशन, यानी कि भाई कोई लाश मिली या लाश का कोई भी मान लो पार्ट मिला तो उसके मतलब कुछ ये जो पैरामीटर्स हैं, ठीक है, इससे हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीट आइडेंटिफिकेशन। यानी कि उससे हम अगर, एक तो ये है कि इनकम्प्लीट पैरामीटर्स में मतलब कि ये चीज कि हाँ भाई लाश के बेसिस पे हम लोग ये सारी चीजें पहचान करना। ठीक है, हमें ये अगर पहचानना है। दूसरा होता है डेफिनेट आइडेंटिफिकेशन। अगर हमें और बेहतर मतलब डीप में जाके पहचानना है, उसकी पहचान करनी है लाश की, कि भाई वो एक्चुअल में था इंसान कौन, है ना। तो अगर हमें बिल्कुल एग्जैक्ट पहचान करनी है तो उसके लिए हमारे पास जो चीजें हैं वो किन किन तरीकों से कर सकते हैं। वो हम कर सकते हैं सबसे पहली चीज डैक्टिलोग्राफी से। ठीक है, डैक्टिलोग्राफी जो होती है वो मोस्ट रिलायबल होती है, कैन डिफरेंशिएट मोनोजाइगोटिक ट्विंस। डैक्टिलोग्राफी क्या होती है, डैक्टिलोग्राफी होती है थंब प्रिंट्स, है ना। डैक्टिलोग्राफी क्या होती है, थंब प्रिंट्स की स्टडी करना। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना अंगूठे के निशान, जैसे हम लोग कहते हैं कि अंगूठे के या फिर उंगलियों के निशान जो होते हैं हर पर्सन के अलग अलग होते हैं। इवन जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी होंगे ना उनके भी फिंगरप्रिंट जो होंगे वो अलग अलग होंगे। ठीक है, तो अगर हमें बहुत प्रिसाइज होके पता लगाना है
कि ये जो बॉडी है ये किस पर्सन की है, एग्जैक्ट किस पर्सन की है। सिर्फ ये नहीं कि हाँ भाई ये लड़का था या लड़की था, ठीक है, ये नहीं, हमें बिल्कुल एग्जैक्ट कि लड़का भी था तो लड़के में भी ये लड़का था कौन, एक्चुअल में कौन लड़का था। अगर हमें वो पता करना है तो हम लोग वहां पे डेक्टिलोग्राफी करेंगे, यानी कि थंब प्रिंट्स की मदद से वहां पे पता लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद से हम लोग और एग्जैक्ट पता लगा सकते हैं कि ये जो इंसान था, ये जो बॉडी थी, ये जो बॉडी का पार्ट था वो किसका था, किस इंसान का था, ठीक है। स्कार्स की मदद से है ना पता लगा सकते हैं। स्कार्स क्या होता है, स्कार्स जैसे कि कोई नहीं कि घाव लग जाता है ना, तो घाव जब भरते हैं, घाव जब भरते हैं ना तो वहां पे क्या होता है ना कि जो स्किन जो होती है ना, एक स्किन की एक लेयरिंग हो जाती है, मतलब है ना थोड़ी मोटी सी, तो उसको कहते हैं स्कार्स। मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ये आप सर्जरी में पढ़ेंगे स्कार्स क्या होते हैं, ठीक है। टैटूज की मदद से, मान लो कि टैटूज की मदद से हम लोग है ना और बेहतर पहचान लेते हैं कि हाँ भाई जो है ये इंसान था, वो कौन था, ठीक है। सुपर इम्पोजिशन के बेसिस पे है ना वहां पे पहचान लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे वो पैरामीटर्स थे जिनके बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफिकेशन कर पाते हैं किसी भी बॉडी का, ठीक है, कि ये जो लाश है वो किसकी है, मेल फीमेल है, ये सारी चीजें, या फिर जो है एग्जैक्ट कौन सा इंसान है, ठीक है। बेटा आपको समझ में आ रहा है ना। मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ, मुझे मालूम है, लेकिन मेरा पूछना जरूरी है, क्योंकि आज पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि क्लास में शायद मजा नहीं आ रहा बच्चों को। ओके ओके ठीक है। क्योंकि देखो मेरा सिंपल से सीन यही है कि अगर मजा आए स्टूडेंट्स को पढ़ने में तो भाई मुझे पढ़ाने में मजा आएगा, तो मैं और बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा, है ना। ठीक है। ओके। अब बात करते हैं, हमने आइडेंटिफिकेशन पैरामीटर्स भी पढ़ लिए वहां पे, ठीक है, किसमें, ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन में, ठीक है। अब जो है यहाँ पे, अब हम लोग बात करते हैं इसकी, बिग फोर की। मतलब अगर हम लोग मोटा मोटा सबसे पहले, अगर मान लो कोई भी बॉडी पार्ट मिलता है तो उसमें हम लोग सबसे पहले मोटी मोटी चार चीजें पहचानते हैं। सबसे पहले हम लोग की हाँ भाई इसकी रेस क्या है, का सेक्स क्या है, सेक्स यानी कि मेल है या फीमेल है, एज क्या है इसकी, और स्टैचर, लंबा था चौड़ा था, कैसा था, छोटा था लंबा था, ये चार चीजें सबसे पहले हम लोग पहचान करते हैं उसकी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज इसमें हम लोग पहचान करते हैं कि उसकी रेस क्या थी, है ना, यानी कि कैसा, कौन सी रेस का था। मैंने बताया ना, नेपालीस था, एशियन था, अमेरिकन था, अफ्रीकन था, कैसा था, ठीक है। तो रेस, रेस की हम लोग अगर हम बात करें तो ब्रॉडली जो होती थी, तीन रेसेस मानी जाती थी, ठीक है। ये ब्रॉडली जो होती है वो तीन रेसेस मानी जाती हैं। वैसे तो ये आउटडेटेड है, लेकिन मतलब है ना बुक्स वगैरह आप पढ़ेंगे तो वहां आपको इसी तरीके से मिलेगा, ठीक है। ब्रॉडली जो होती हैं हम लोग तीन रेसेस में, रेस को तीन रेसों में कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। रेस मैंने आपको बताया था ना कि रेस होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली रेस कौन सी, नीग्रॉइड। दूसरी कौन सी, कॉकसाइड, ठीक है। मैं अगर प्रोनाउंसिएशन में गलती कर रहा हूं तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तीसरी कौन सी, मोंगोलॉइड, ठीक है। तो रेसेस की बात करें तो हमने रेसेस को जो है तीन ब्रॉड कैटेगरीज में वहां पे डिवाइड किया हुआ है फॉर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। ये वैसे तो एक आउटडेटेड मेथड है, लेकिन तब भी हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो तीन ब्रॉड रेसेस में कौन कौन सी, सबसे पहली मैंने बताई थी नीग्रॉइड, दूसरी कॉकेसॉइड, एंड तीसरी मोंगोलॉइड, ठीक है। नीग्रॉइड रेस जो होती है, नीग्रॉइड जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा है नीग्रोज। मैं आपको इसमें थोड़ा सा रेफरेंस के लिए एक चीज बताता हूँ कि जो अफ्रीकन लोग होते हैं ना, अफ्रीकन को जो है वहां पे नीग्रोस कहा जाता था, या आज भी कहते हैं नीग्रोस कहा जाता है, ठीक है। और इसी नीग्रो के थ्रू ही वहां पे, अगर आपने इंग्लिश मूवीज देखी होंगी या फिर हॉलीवुड मूवीज देखी होंगी, तो वहां पे एक टर्म यूज होता है जैसे मतलब स्लैंग के तौर पे यूज करते हैं। जैसे नहीं कहते कि जैसे मान लो हिंदी में, मतलब हम लोग अपनी देसी लैंग्वेज में कोई काला होता है ना, तो हम लोग उसको कहते हैं ओए कलुए, ऐसे करके कहते हैं ना, इसी तरीके से। तो जो ब्लैक पीपल्स होते हैं ना अमेरिकन साइड में, अफ्रीकन होते हैं, या तो फिर जो है ना मतलब और भी लोग होते हैं जो ब्लैक पीपल्स होते हैं, ब्लैक कम्युनिटी होती है, उसको जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, मतलब अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या ब्रिटिश लोग जो होते हैं ना, वहां पे उनको मतलब एक तरीके से निगा कहते हैं। या आपने हॉलीवुड मूवी में आपने सुना होगा कि निगाज, NIGGAS,
ठीक है। तो वो उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? निगर वर्ड का नीग्रॉइड से। ठीक है। ओके। तो जो नीग्रॉइड रेस होती है उसमें कौन कौन आते हैं? उसमें अफ्रीकन्स आ जाते हैं, आर्यंस आ जाते हैं। ये रेस होती है। अफ्रीकन्स मतलब कैसे? जो मतलब ब्लैक पीपल्स होते हैं अफ्रीका में रहने वाले, ठीक है। आर्यंस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये, और अब मैं थोड़ा सा इसको लेके मैं और बताता हूँ। फिर दूसरा, जैसे कॉकसॉइड में कौन कौन से आ जाते हैं? और कॉकसॉइड जो है उसमें आ जाते हैं आपके चाइनीज हैं, यूरोपियंस हैं, इस तरीके के आ जाते हैं, ठीक है, इस रेस में। ओके। देन फिर जो है आपके आ जाते हैं, देखो मैं थोड़ा सा इसमें डिटेल में और बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपकी नीग्रोइड रेस हो गई, ठीक है। नीग्रोइड रेस जो होती है उसमें पहले मैंने बताया था ना कि अफ्रीकन्स और आर्यंस आते हैं, ठीक है। नीग्रोइड रेस की बात करें तो नीग्रोइड रेस का जो ओरिजिन है वो सब सहारन या फिर सब सहारन अफ्रीकन से, ठीक है। नीग्रोइड रेस जो होती है उसमें क्या होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं नीग्रोइड रेस के? कि ब्रॉड नोज होती है, यानी कि जो नाक होती है ना उनकी, नीग्रोस की, वो काफी ज्यादा चौड़ी चौड़ी सी नाक होती है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि बिल्कुल हिंदी में हम लोग जैसे नहीं एक दूसरे को कहते हैं कि यार तुम्हारी नाक तो बड़ी पिचकी पिचकी सी है, चपटी चपटी सी है। आपने हॉलीवुड मूवीज भी देखी होंगी ना, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो ब्लैक पीपल्स होते हैं ना, उनकी बड़ी बड़ी मतलब काफी बड़ी नाक होती है और थोड़ी चपटी चपटी सी होती है ना, इस तरीके की आपने देखा होगा। तो नीग्रोइड रेस में क्या होता है कि ब्रॉड नोज होती है ना। प्रोमिनेंट जॉ होता है। प्रोमिनेंट जॉ मतलब समझ रहे हैं ना कि जो जॉ होता है ना उनका मतलब बहुत ज्यादा मतलब एकदम दिख रहा होता है, जिसे हम लोग कहते हैं ना कि जॉ लाइन एकदम खूब अलग ही दिख रही होती है वहां पे, ठीक है। डार्क से डार्क स्किन पिगमेंटेशन होता है, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे कि है ना कि स्किन कलर कैसा होता है उनका, डार्क होता है, ठीक है। तो नीग्रोइड रेस कैसी होती है? नीग्रोइड रेस में आता है अफ्रीकन्स आते हैं, आर्यंस आते हैं, या फिर सब सहारन अफ्रीकन्स आते हैं। और इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है उनकी? ब्रॉड नोज होती है, प्रोमिनेंट जॉ होता है, डार्क स्किन पिगमेंटेशन होता है उनका, ठीक है। तो ये होता है। फिर दूसरी रेस कौन सी थी? दूसरी रेस थी कॉकसॉइड। कॉकसॉइड की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन आ जाते हैं? इसमें चाइनीज आ जाते हैं, यूरोपियंस आ जाते हैं, ठीक है। अगर कॉकसॉइड के ओरिजिन की बात करें तो इसमें यूरोप, मतलब इस रेस के जो लोग होते हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? यूरोप में पाए जाते हैं, वेस्टर्न एशिया में पाए जाते हैं, नॉर्थ अफ्रीका में पाए जाते हैं, ठीक है। दोबारा मैं बता दूं कि कॉकसॉइड जो रेस है ना, इसके जो लोग हैं वो यूरोप में, वेस्टर्न एशिया में, नॉर्थ अफ्रीका में यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, मतलब जो कोकोसॉइड रेस होती है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? तो इसमें क्या होता है कि हाई फोरहेड होता है। मतलब जो इनका जो माथा होता है ना, जो होता है वो मतलब है ना काफी ज्यादा मतलब हाई फोरहेड होता है। हाई का मतलब आप समझ पा रहे हैं ना कि मतलब काफी बड़ा सा होता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है कि नैरो नोज होती है, पतली सी नाक होती है। जैसे आपने देखा होगा ना कि चाइनीज लोगों को भी देखा होगा ना कि पतली सी छोटी सी नाक होती है, ठीक है। तो नैरो नोज होती है। एंड लाइट टू मीडियम स्किन पिगमेंटेशन होता है। और स्किन कलर कैसा होता है? जैसे इसमें भी आपको दिख रहा होगा ना, लाइट कलर का स्किन टोन है ना, लाइट कलर का या मीडियम स्किन पिगमेंटेशन होता है इसमें, ठीक है, कॉकसॉइड वाली रेस में, ठीक। फिर तीसरी रेस होती है हमारी मोंगोलॉइड रेस। मोंगोलॉइड रेस में कौन कौन आ जाते हैं? जैसे जापानीज आ जाते हैं, ठीक है। ईस्ट एशिया में रहने वाले लोग आ जाते हैं, सेंट्रल एशिया में रहने वाले लोग आ जाते हैं, इंडिजिनस अमेरिका में रहने वाले लोग आ जाते हैं, ठीक है। अगर मोंगोलॉइड रेस की अगर हम बात करें, ये जो मोंगोलॉइड रेस है इसकी हम बात करें तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इसकी रेस में? कि फ्लैट फेस होता है। मतलब चेहरे जो होते हैं मतलब है ना थोड़े चपटे चपटे से होते हैं। जैसे आपने जापानीज पीपल को भी देखा होगा, जापानीज हो गए, तो उसमें आपने देखा होगा कि उनके जो चेहरे होते हैं ना थोड़े पिचके पिचके से हल्के से होते हैं इस तरीके से, ठीक है। आपने शायद कभी ध्यान दिया हो या मूवीज वगैरह में कभी देखा हो। फिर क्या होती है? ब्रॉड चीक बोन्स होती है, मतलब जो मतलब चीक बोन्स होती है ना उनकी, है ना, वो काफी ज्यादा ब्रॉड होती है, ठीक है। फिर क्या होता है? मीडियम टू डार्क स्किन पिगमेंटेशन होता है, ठीक है। मोंगोलॉइड रेस जो होती है, क्योंकि मोंगोलॉइड रेस सिर्फ जापानीज तक ही सीमित नहीं है, वो ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, इंडिजिनस अमेरिका यहाँ पे भी है ना पाई जाती है। तो उनमें क्या होता है कि स्किन पिगमेंटेशन कैसा होता है? जो होता है डार्क, नहीं डार्क नहीं, मोंगोलॉइड की बात करते हैं ना, मोंगोलॉइड में कैसा होता है कि मीडियम टू डार्क स्किन पिगमेंटेशन होता है, ठीक है।
तो ये मैंने आपको बताया कि ये तीन ब्रॉड रेसेस होती हैं। इनके ओरिजिन कहाँ कहाँ से होते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई। ठीक है। ओके। ये आपको समझ में आया ना रेस को लेके बच्चों, कि थोड़ा मुझे मालूम है कि थोड़ा सा टिपिकल पड़ रहा होगा समझने में, लेकिन जब आप इसको एक बार बुक से भी, अब आप इसको एक बार और पढ़ेंगे ना, तो आपको एकदम और क्लियर हो जाएगा। समझ में आया था ना ये रेस वाला कॉन्सेप्ट कैसा रहता है, कि कैसे हम लोग पहचानते हैं। जैसे कि मालूम, जैसे कि सीन गया ना, जैसे कि मान लो कि आपके पास कोई बॉडी आई, मान लो कि अब बॉडी ये थोड़ी ना कि भाई हम लोग इंडिया में पढ़ रहे हैं तो भाई हम लोग इंडिया की बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अब मान लो ये चीज है भाई, हम लोग तो एफएमटी क्या है, एफएमटी तो एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट है, मतलब यानी कि हम लोग तो दुनिया भर की सारी लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। मान लो दुनिया में लाश तो कहीं भी मिल सकती है, लाश तो इंडिया में भी मिल सकती है, लाश तो अमेरिका में भी मिल सकती है, लाश तो कहीं भी मिल सकती है। तो मान लो कहीं पे भी अगर कोई लाश मिलती है, मान लो आप चले गए अमेरिका में, आपकी जॉब है अमेरिका में कर रहे हैं फॉरेंसिक्स में, है ना, वहां पे आपको एक लाश मिली, ठीक है ना। तो अब आप उस लाश को देख के कैसे पहचानेंगे, अब या तो फिर मान लो जो है आप इंडिया में ही है, मान लेते हैं आप इंडिया में, जैसे कि मान लेते हैं XYZ, मान लेते हैं आप कानपुर में है, कानपुर में आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, फॉरेंसिक्स डिपार्टमेंट में। अब वहां पे मान लो आपको एक लाश मिली, ठीक है, वहां पे आपको एक लाश मिली, अब वो जो है बड़ी गोरी सी लग रही है ना, हाइट उसकी लंबी है एकदम, है ना। अब आपको ये तो पता है कि भाई ये इंडियन तो नहीं है, आपको देख के लग रहा है कि इंडियन तो नहीं है, ठीक है। अब ये लाश है भी तो किसकी है ना। तो किसकी है, पर्टिकुलर इंसान कौन है, वो तो आप बाद में पता लगाएंगे, सबसे पहले तो आप ये देख के पता लगाएंगे ना कि भाई ये किस रेस का है, कहाँ का हो सकता है, किस कंट्री का हो सकता है, ठीक है। तो जब आप उसके एक्सटर्नल अपीयरेंसेस देखेंगे, तो हम लोग सबसे पहले उसकी रेस का अंदाज लगाएंगे कि हाँ, ये जो है कि मतलब है ना, इसकी रेस क्या है, मतलब है ना, नीग्रॉइड है, मतलब है ना, या फिर कॉकसॉइड है, मोंगलॉइड है, अमेरिकन है, अफ्रीकन है, किस रेस का है, ठीक है। देन फिर हम लोग बाकी सारी चीजें है ना उसमें, कि हाँ फिर मेल है, फीमेल है, XYZ सारी चीजें है ना। तो इस वजह से हम लोग रेस पढ़ते हैं वहां पे, है ना, ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन में। समझ में आ रहा है ना बच्चों। मुझे लग रहा है आज की क्लास बोरिंग हो रही है, कहीं लग ऐसा तो नहीं आप लोगों के सर के ऊपर से जा रहा हूँ। ओके, यस सर मीन्स क्या, अच्छा बोरिंग हो रही है क्लास, वो यस सर। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे बोरिंग भी हो रही होगी तो मैं समझ सकता हूँ, मैं खुद कभी कभी तो क्या होता है कि मैं खुद पढ़ाता हूँ ना, तो मुझे लगने लगता है कि यार मतलब हाँ, मुझे अगर बोलने में इतना डिफिकल्टी हो रही है समझाने में, तो बच्चों को तो समझने में और ज्यादा डिफिकल्टी हो रही होगी। लेकिन वही चीज है कि भाई एक दो बार अगर हम लोग इसको करेंगे ना, तो फिर चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। वो तो क्या है ना कि पहली पहली बार में हम लोग पढ़ते हैं ना, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होने लग जाती है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ आ रहा है ना, ठीक है। देन फिर एक और चीज, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि रेस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय बोन्स, टीथ, स्किन, आइरिस, हेयर टेक्सचर। मैंने आपको बताया ना कि मान लो आपको कोई लाश मिली, ठीक है, अब आपको उसकी रेस पहचाननी है, मतलब सबसे बेसिक तो आप यही पहचानेंगे। तो वो आप किस किस चीज से पहचान सकते हैं, बोन से पहचान सकते हैं, उसकी हड्डियों को देख के पहचान सकते हैं, दांतों को देख के पहचान सकते हैं, टीथ्स को देख के, है ना, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट रेसेस में टीथ्स के भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। स्किन को देख के पहचान सकते हैं, आइरिस को देख के, हेयर्स को देख के, हेयर टेक्सचर को देख के, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं जिनको देख के आप जो है वहां पे उसकी रेस को पहचान सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं बता दूं इस मीटिंग में 2 मिनट से भी कम बचे हैं, तो नेक्स्ट मुझे जो है ना बोन्स से पढ़ाना है कि आप बोन से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये वाला जो है मैं ना आपको नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि ज्यादा अभी पढ़ा दूंगा ना, अभी तो आपके लिए भी है ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा चीजें, है ना। और मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये जितना भी मैं आपको सब पढ़ा रहा हूँ ना, ये मैरो के नोट से पढ़ा रहा हूँ ये सारा का सारा। तो इस वजह से जो है ये थोड़ा सा मतलब स्टैंडर्ड क्वालिटी का सारा चीज है, ये मैं कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ा रहा कि जो है कि मैं कुछ भी फर्जी पढ़ा रहा हूँ, है ना। मतलब अच्छा क्वालिटेटिव कंटेंट, है ना। ये क्योंकि आपके एग्जाम में भी, वाइवा में भी, हर जगह काम आएगा। इवन जब आप पीजी के लिए भी जाओगे ना, तो वहां पे भी इसके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो मेन चीज वही है कि भैया ना अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलें, है ना। तो आज की क्लास में बस हम लोग यहाँ तक ही पढ़ेंगे।
है ना। बाकी की जो चीजें हैं, बोन्स वगैरह वाली चीज